विमीय संगति की जांच करना। विमीय संगति की जांच करने के लिए कोई भी विशेष तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी समीकरण में दिए गए जितने भी पद हैं उन सभी पदों की विमाएं ज्ञात कर लीजिए। यदि किसी समीकरण में दिए गए सभी पदों की विमाएं बराबर हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी समीकरण विमीय रूप से संतुलन में है, सुसंगत है। और अगर उस समीकरण के सभी पदों में से कुछ पदों की विमाएं समान हैं और कुछ की अलग हैं तो ये समझ लीजिए, हम कहें कि एक भी पद की विमा अलग है तो ये समझ लीजिए कि समीकरण विमीय संतुलन में नहीं है। ठीक है, विमीय रूप से सुसंगत नहीं है। अब विमीय रूप से सुसंगत होने का मतलब क्या है, ये अपन उदाहरण करेंगे, उसके बाद में अपन समझेंगे इसको अलग तरीके से, इसको समझेंगे सुसंगत होने का मतलब होता क्या है। लेकिन पहले सुसंगति की जांच कैसे करेंगे वो हमें समझना, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है विमीय रूप से सुसंगति की जांच करना। इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चों एक और खास बात कि आप सामान्यतः क्या होता है कि जो पढ़ रहे हो उनका मीनिंग पूरी तरह से नहीं समझ पाते हो, और जब मीनिंग नहीं समझ पाते हो तो आप गलती कर देते हो। क्या गलती कर देते हो? जैसे मैंने कहा कि समीकरण में जितने भी पद है, जैसे मैं एक समीकरण ले रहा हूं, v बराबर u प्लस ए टी, ये मैंने एक समीकरण ली है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली बात कि आपको यह समझना होगा कि इसमें पद का मतलब क्या है। जब मैंने कहा कि प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए तो पद का मतलब क्या है? वे राशियां जो आपस में गुणा हो रही हैं या भाग हो रही हैं वो सारी राशियां मिलकर के एक पद का निर्माण करती हैं। जैसे इस समीकरण में v एक पद है, u एक पद है, लेकिन a और t अलग अलग पद नहीं होकर के a और t एक ही पद है, क्योंकि a और t गुणा हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं, मान लीजिए कि एक समीकरण में mgh लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझे कि ये तीन पद है, mg और h तीन पद नहीं है, mgh तीनों मिलाकर के एक पद बना रहे हैं। तो ये जो समीकरण मैंने ऊपर लिखी थी उसमें टोटल पद कितने हो गए? तीन पद हो गए। एक पद हो गया v, दूसरा पद हो गया u और तीसरा पद हो गया at। तो पद की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। पद का मतलब एक भौतिक राशि नहीं है, उन सभी भौतिक राशियों का युग्म है जो आपस में गुणा हो रही है या भाग दी जा रही। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, विमीय संगति की हमें जांच करनी है। उसके लिए एक समीकरण है 1/2 mv² बराबर mgh। ये जो 1/2 mv² है इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जो mgh है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किन्हीं परिस्थितियों में किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो सकती है। हमें यह जांच करना है कि जो समीकरण है ये विमीय रूप से संगत है, सुसंगत है या नहीं है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ जाता है कि विमीय संतुलन की जांच कीजिए। अगर दोनों तरफ की विमाएं बराबर आ जाए तो हम कहेंगे समीकरण विमीय रूप से सुसंगत है, या हम ये कहेंगे विमीय रूप से संतुलित है। और अगर दोनों तरफ की विमाएं बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि समीकरण विमीय रूप से सुसंगत नहीं है, या हम ये कहेंगे कि ये जो समीकरण है ये विमीय रूप से संतुलन में नहीं है। तो हमें इसकी जांच करनी। अब जांच करने के लिए आपको विमाओं के सामान्य नियम काम में लेने पड़ेंगे। जैसे मुझे इसकी जांच करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कितने पद हैं टोटल? कोई बता सकता है मुझे इसमें टोटल कितने पद हैं? माइक ऑन करके बताइए कोई भी बच्चा। वेरी गुड, महेश ने बिल्कुल सही बताया, महेश ने, अंकित ने, संदीप ने और भैरू ने बिल्कुल सही बताया है कि इसमें दो पद है। एक पद है 1/2 mv² और एक पद है mgh। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, दोनों की विमाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1/2 mv² की विमा ज्ञात कर लेता हूं। 1/2 mv²। अब विमा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 1/2 की विमा। तो 1/2 क्या है? एक संख्या है, एक नियतांक है, ऐसा नियतांक जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसा स्थिरांक जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, ऐसी संख्या जिसका कोई मात्रक नहीं है, उसकी कोई विमा नहीं होती है। तो 1/2 एक ऐसी संख्या है जो नियतांक है, बिना मात्रक का नियतांक है, स्थिर संख्या है, निश्चित संख्या है, अचर संख्या है, इसका ये मात्रकहीन राशि है, इसलिए इस संख्या की कोई विमा नहीं होगी। तो 1/2 की कोई विमा नहीं है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं।
अब क्या बचा आपके पास में, एक बचा m और दूसरा बचा v। m है द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, तो हम सब जानते हैं कि द्रव्यमान की विमा विमीय संकेत होता है m, कैपिटल M। अब चूंकि इस समीकरण में द्रव्यमान की घात 1 दी हुई है, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1। विमीय सूत्र में घात वही आएगी आपके पास में जो समीकरण में मात्रक की आ रही। दूसरा है v, v यानी वेग। तो वेग की विमा क्या होती है, तो हम सब जानते हैं वेग की विमा होती है L1 t-1। अब आपको ये विमाएं याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिलहाल आप देख करके लिख देवें, लेकिन परीक्षा में आप देख नहीं पाओगे, इसलिए परीक्षा के लिए आपको याद होनी चाहिए। याद कैसे होंगे, चिंता नहीं करें, जब एक विमा को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो जो वेग है उसकी विमा होती है L1 t-1, लेकिन वेग की घात कितनी दी हुई है, 2। तो अपन इसकी भी घात कितनी लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा ब्रैकेट है जिसमें लिखा हुआ है L1 t-1, इस ब्रैकेट के ऊपर भी एक घात लगाई हुई है। यानी एक तरीके से क्या हो गया, घात के ऊपर घात आ गई। जैसे मान लो ये लिखा हुआ हो x² इंटू y² की घात 3, तो ये एक प्रकार से घात के ऊपर घात आ गई। ठीक है, तो ये जो 3 है ये इन दोनों की घातों से गुणा होगा। ये 3 इन दोनों की घातों से गुणा होगा। कब गुणा होगा, इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है, कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई राशियां हैं वो राशियां या तो गुणा में होनी चाहिए या भाग में होनी चाहिए, तो ही ये बाहरी भाग की घात आंतरिक लिखी हुई राशियों की घात से गुणा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो देखते हैं हम, हमारे पास में लिखा हुआ है मान लीजिए x² इंटू y² की घात 3, तो घात से घात गुणा हो जाएगी, तो x की घात 2 और बाहर घात कितनी है, 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x की घात 6। y की घात कितनी है, 2 और बाहर घात कितनी है, 3, तो y की घात भी कितनी आ गई, 2 इंटू 3 यानी कि 6। लेकिन यही x² और y² के बीच में प्लस का चिन्ह होता, तो अब ये जो बाहरी घात है ये आंतरिक घात से गुणा नहीं होगी। ये बाहरी घात आंतरिक घात से गुणा नहीं होगी, ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने लिखा है L1 t⁻⁻1 और इस पूरे की पावर 2, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है L1 t-1, ये गुणा हो रहा है कि जोड़ में है कि बाकी में है कि भाग में है, सर गुणा में गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, सिद्धार्थ जैन ने, पूर्ण पूर्विया ने, अंकित ने, महेश ने और भी बच्चों ने जो है सही जवाब दिया एकदम। तो ये जो बाहर घात अपन ने लिखी है 2, ये 2 घात क्या इन सभी अंदर वाली राशियों की घातों से गुणा हो सकती है, तो हम कहेंगे हाँ हो सकती है, हो सकती है। तो अब अपन गुणा कर देते हैं। देखो m तो अपने पास में एज इट इज है, m1 आ गया। अब l की घात कितनी है, 1 है, और इसको किससे गुणा करेंगे हम, बाहर की घात 2 से, तो 1 को 2 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम t की घात -1 है, इस t की घात -1 को भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो आपके पास में क्या आ गया, कितना आ गया आपके पास में, आपके पास में आ गया m1 L2 t-2, ये आ गई आपके पास में हाफ mv² की विमा। ये अपने पास में क्या आ गई, हाफ mv² की विमा। एक बार और समझ लेते हैं अपन इसको, एक बार और समझ लें। तो देखिए आपको पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। आपके पास समीकरण है 1/2 mv² बराबर mgh। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाफ mv² की विमा क्या होगी, हाफ mv² में हाफ की कोई विमा नहीं है, m की विमा हो गई m, और m की घात 1 है तो 1 लगा दिया। उसके बाद में v यानी वेग, तो वेग की विमा L1 t-1 है, और वेग का स्क्वायर है तो यहां बाहर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इस स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो, तो L की पावर 2 हो जाएगी और t की पावर -2 हो जाएगी। 1 इंटू 2 2 और -1 इंटू 2 -2, और अब इन सबको एक साथ लिखें तो हो जाएगी विमा m1 L2 t-2। अब अपने पास में ये पहला पक्ष तो पूरा हो गया, अब अपने को क्या निकालना, दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है, m g और h। अब देखो जब भी आप किसी पक्ष की विमा निकाल रहे हो ना, तो उसके अंदर जो लिखी हुई राशि उनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि mgh है क्या चीज। जब तक आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप विमा कैसे लिखोगे। तो mgh में m जो है वो है द्रव्यमान,
h है ऊंचाई और g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण ही होता है। गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होता है? एक प्रकार का त्वरण ही होता है। तो अब अगर मैं इसकी विमा लिखना चाहता तो बच्चों m की विमा क्या है? तो m तो खुद ही एक मूल भौतिक राशि है, इसका विमेय सूत्र होता है कैपिटल M। अब इस पद में मुझे देख के बताओ कि m की घात कितनी दी हुई है? m की घात दी हुई है 1। तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब कौन आता है? g कौन है? त्वरण। g त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण की विमा कितनी होती है? तो त्वरण की विमा होती है L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2। और फिर उसके बाद में बचा कौन? h यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी होती है, धरातल से ऊपरी बिंदु की दूरी, और दूरी के लिए हम लेते हैं L। h की घात 1 है तो L की घात भी हो गई 1। अब आप देखो इस पूरी समीकरण में जो मैंने अभी लिखी है, इसमें m1 की जगह तो m1 आ गया, और आप देखो यहां पर L की घात 1 और L की घात 1 दो बार दिया हुआ है, और दोनों गुणा हो रहे हैं। जब दो राशियां गुणा हो रही हो, उनके आधार समान हो, इन दोनों के आधार L L है, तो घातें जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2। कुछ बच्चे नए आए हैं, उनके लिए फिर से बता दो, जैसे x का स्क्वायर लिखा हुआ है और गुणा में x की घात 5 लिखी हुई है, तो ये दोनों राशियां जो है इसमें दो भाग है। देखो, एक तो है घात का अंक और एक ये लिखा हुआ x। घात का अंक जिस राशि पे लगाते हैं उसको कहते हैं आधार। तो इन दोनों राशियों का आधार समान है और ये गुणा हो रही है। जब आधार समान और गुणा हो रही हो तो घातें जुड़ जाती है, तो अंत में टोटल आ जाएगा x की घात 2 + 5 = 7। ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह होता 2 - 5, इधर होता 2 और इधर होता -5, तो आपके पास में उत्तर में आ जाता 2 - 5 यानी -3। 2 में -5 जोड़ोगे तो -3 आएगा। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो हमने ऐसे ही किया कि L1 और L1 इन दोनों के आधार समान थे, गुणा हो रहे थे, तो घातें जुड़ गई। और लास्ट में t की पावर 2 वो एज इट इज आपके पास में आ जाएगा। ठीक है। तो ये mgh की विमा हमने निकाल ली। ये हम एक बार और देख लेते हैं mgh की विमा कैसे हमने निकाली है। पीडीएफ में भी हम देख लेते हैं, जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें भी। तो हम देखेंगे कि mgh की विमा में m की विमा m1 है, g यानी त्वरण है, उसकी विमा L1 T - 2 है, और फिर h की विमा L1 है। m1 की जगह m1 आ गया, l का आधार L1 और L1 दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ गई, 1 + 1 = हो गया L2। तो ये आपके पास में L2 आ गया, और लास्ट में T - 2 ऑलरेडी आपके पास में है। ठीक है। तो आपके हम क्या कह सकते हैं भाई, हाफ mv² की जो विमा आई है और जो mgh की विमा आई है, ये दोनों बराबर हैं, यानी लेफ्ट वाले पद की विमा और राइट वाले पद की विमा बराबर है। अतः समीकरण विमेय रूप से सुसंगत है, विमेय रूप से संतुलित है। अगर ये विमाएं बराबर नहीं आती तो हम कहते हैं ये सुसंगत नहीं है। अब आप में से कुछ नए बच्चे सोच रहे होंगे, ये सर क्या लिख रहे हैं, M1 L1 T1 M1 L1 T1, ये क्या है? ये बेटा इसकी विमाएं हैं। जैसे किसी भी समीकरण की, मैंने कल भी कहा था, कोई मात्रक होता है जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये मात्रक को आपको चेक करना है कि इसमें जो मात्रक है वो किन राशियों के हैं। अगर ये मूल राशियों के मात्रक हैं सारे के सारे, तो उनकी जो घात का अंक होगा उसको हम कहेंगे विमा। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान मूल राशि का, मीटर दूरी मूल राशि का, और सेकंड जो है वो समय मूल राशि का मात्रक है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे भाई द्रव्यमान की विमा 1 है, दूरी की विमा 1 है, और सेकंड की विमा 2 है। तो इसको दर्शाने का तरीका होता है, द्रव्यमान के लिए m काम में लेते हैं, दूरी के लिए l और समय के लिए t। तो ये हो जाएगा 1 1 2। यहाँ पर -2 होता तो यहाँ -2 आ जाता, यहाँ +2 है तो +2 आ जाएगा। ये जो सूत्र मैंने लिखा है इसको कहते हैं विमेय सूत्र। ये कैसे निकाला जाता है ये मैं पिछली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। मैंने कल भी कहा था, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं वीडियो भेजूंगा, वो देख करके आपको इसको समझना है। लेकिन वो वीडियो मैंने अभी तक इसलिए नहीं भेजे हैं क्योंकि सारे नए बच्चों को मैं नहीं जोड़ पाया हूँ, कुछ नए बच्चे ही इसमें जुड़ पाए हैं। मैं सबको फोन नहीं कर पाया हूँ, अभी कुछ बच्चे बाकी है। आप जो 11th आई में जो बच्चे थे पिछली, अभी 11th आई के ग्रुप में, आप लोगों में से कुछ बच्चे इतने निकृष्ट हो गए हैं कि वो मैसेज को देख करके इग्नोर कर देते हैं कि वाह मार साहब का मैसेज आया है, तो वो तो यही कह रहे होंगे कि पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और मजे करना, इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं।
अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, आप 11th आई के जो बच्चे हैं उनको फिजिक्स अब मैं पढ़ाऊंगा। पहले आपको राजेश जी सर पढ़ाते थे फिजिक्स, अब आपकी क्लास के फिजिक्स के टीचर चेंज कर दिए हैं, मैं पढ़ाऊंगा, उनको दूसरी क्लास दे दी है, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएंगे टाइम टेबल के हिसाब से। तो अब आपको मुझसे पढ़ना है। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मेरा तरीका अलग है, ठीक है, उनका तरीका भी अच्छा है, मेरा तरीका भी आपको मैं उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। लेकिन मैं काम में कोताही 1% भी नहीं चाहता हूं, और 1% भी कोताही नहीं चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि डेली आपको क्लास समय पर लेनी है, समय पर दोहरान करना है। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर किसी ने भी वीडियो खोल करके केवल बंद कर दिया, मेरे पास में पूरी रिपोर्ट मौजूद रहती है, आपने कितने मिनट क्लास ली है, आपने कितनी देर तक क्लास ली है, आपने कितनी देर तक वीडियो देखा है। ये ध्यान रख लेना कि अगर आपने अध्ययन में कोताही बरती तो इसको मैं अनुशासनहीनता की श्रेणी में गिनता हूं, और अनुशासनहीनता मुझे नहीं पसंद है। अनुशासनहीनता पढ़ाई के प्रति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हम एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने इसके एक से ज्यादा उदाहरण लिए हैं, इसलिए एक से ज्यादा उदाहरण लिए हैं कि परीक्षा में अगर मान लो कोई उदाहरण आ जाए तो आप कैसे करोगे। एक उदाहरण से कई बार चीजें समझ में नहीं आती, तो एक से ज्यादा उदाहरण ले लिए। प्रश्न है, ध्यान से सुनना, ये पिछला वाला जो हमने पढ़ा था सुसंगतता, उसी का प्रश्न है ये। लाप्लास ने वायु में ध्वनि के वेग के लिए एक सूत्र निकाला, v बराबर गामा, ये जो है ना ये बनाया हुआ है, इसको कहते हैं गामा, गामा p अपॉन डी प्राप्त किया। यहां v जो है वो ध्वनि का वेग है, p वायुमंडलीय दाब है, d घनत्व है, और गामा एक शुद्ध अनुपात है। शुद्ध अनुपात ऐसी राशियां होती है जिसमें दो राशियों का भागफल हमें प्राप्त होता है। ऊपर जो राशि होती है ठीक वैसी ही राशि नीचे होती है, यानी ऊपर अगर द्रव्यमान है तो नीचे भी द्रव्यमान होगा, ऊपर अगर बल है तो नीचे भी बल होगा। ये बल के मान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन राशियों का प्रकार एक जैसा होगा, ठीक है। और शुद्ध अनुपात जो होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र की विमीय यथार्थता, देखो नया शब्द आ गया, सुसंगतता और संतुलन की जगह नया शब्द आ गया, यथार्थता की जांच करो, सच्चाई की जांच करो कि ये विमीय रूप से सही है कि नहीं है। तो देखते हैं हम कहेंगे वही पहले की तरह समीकरण में बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे और फिर हम दाएं पक्ष की विमा। मैं इस कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं यूं कह रहा हूं, जैसे भी आपने बोला ना, क्या बोलते हैं ये P बटा D, ये इसके आगे क्या था ना सर, ये सर इसके ऊपर जो अंडर रूट गामा, लगा हुआ है ये नहीं गिने? हाँ, ये गामा के आगे जो ये अंडर भी रूट लगा हुआ है वो नहीं? बिल्कुल, इसको भी गिनेंगे, इसको पावर के रूप में लिया जाता है। किसी भी राशि का जो अंडर रूट होता है, जैसे x का अंडर रूट, इसका मतलब होता है x की घात 1/2। तो ये जो अंडर रूट है ना, ये घात का अंक है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है। भौतिक राशि है, इसको इसको अपन लेंगे, लेकिन जैसे अपन ने p को कहा कि ये वेग है, सॉरी p को कहा ये दाब है, v को कहा वेग है, d को कहा घनत्व। अब अंडर रूट को अपन क्या कहें? अंडर रूट कोई भौतिक राशि तो है नहीं, ये तो घात का अंक है। तो जैसे हाफ mv स्क्वायर में हमने v की घात 2 इसको यूज में लिया है, ऐसे ही हम अंडर रूट को भी यूज में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बाह्य पक्ष है यानी कि वेग है, इस वेग ध्वनि के वेग की विमा निकालूंगा। तो वेग तो ध्वनि का हो चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, वेग की विमा तो सेम होती सबके लिए। और वेग की विमा क्या होती है? L1t-1, L1t-1। अब इसमें m नहीं है तो m आप लगा दो, m की पावर 0, L1t-1, ये आपके पास में वेग की विमा आ गई। तो ये हमारे पास में दाएं पक्ष की लेफ्ट साइड की, सॉरी बाएं पक्ष की विमा आ गई। अब आपके पास में दायां पक्ष क्या है? आपके पास में दायां पक्ष है गामा p अपॉन डी की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, ठीक है, बराबर गामा की विमा। तो गामा की तो कोई विमा है ही नहीं क्योंकि शुद्ध अनुपात है, शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है। इसके बाद में कौन है? p यानी कि दाब। और दाब की विमा क्या होती है? तो दाब की विमा मैं निकलवा चुका हूं, आपको याद नहीं है तो सारणी से देख करके लिख देना, m1 L-1t-2। परीक्षा में अगर आप मान लो दाब की विमा भूल गए हो तो निकाल लेना, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल का सूत्र निकाल करके निकाल लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिख दिया m1 L1t-2, और नीचे जो घनत्व है
तो घनत्व की विमा होती है m1l-3 और इस पूरे का आपको क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, यानी 1/2 घात लेनी। ठीक है, हाँ बोलो। सर पी का मतलब दाब में पावर भी तो हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा, प्रश्न में जो प्रश्न दिया है अपने को, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि पी क्या है, वायुमंडलीय दाब है। पावर हो सकता है, बिल्कुल तुमने सही वो- कहा, लेकिन प्रश्न में हमें पहले ही लिख दिया कि दाब है, तो अपने को दाब ही मानना पड़ेगा उसको। अगर वो लिखते कि वो पी सर पावर है प्रश्न तो फिर नहीं हम होगा। प्रश्न नहीं होगा तो फिर सॉल्व कैसे करेगा? नहीं प्रश्न ऐसे मतलब आएगा केवल उसमें, पी दे देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता है कभी भी। प्रश्न में कोई भी जो डाउटफुल चीजें होती है वो क्लियरली लिखी जाती है। अब आपका जो कहना है वो ये है कि अगर हमें सीधे ये दे दे कि V बराबर गामा P अपॉन D की विमीय यथार्थता की जांच कीजिए, ये कहना चाह रहे हो? हाँ ऐसी सर। स्थिति में क्या होता है, ये नियम है कि जो राशियां उनके आपको वास्तविक अर्थ लेने हैं, तो ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारी भौतिक राशियां ऐसी आएंगी जो आपने पढ़ी नहीं है। ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी कहा था कि चैप्टर बाद में होना चाहिए था, या हम कहें कि इसमें सारी विमाएं एक साथ नहीं आनी चाहिए थी, अलग अलग आनी चाहिए थी। तो आप 14वें चैप्टर में पढ़ोगे कि 14वें या 15वें चैप्टर में पढ़ोगे कि ध्वनि के वेग का ये सूत्र होता है और इसमें पी दाब होता है। जैसे हाफ mv² बराबर mgh, इसमें v क्या है? वेग। वेग है। वेग है सर। क्यों? v तो आयतन भी होता है, आयतन को भी v कहते हैं, वॉल्यूम। आयतन क्यों नहीं लिया? वॉल्यूम। क्योंकि तो हमने ये सूत्र क्योंकि हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है पहले से कि गतिज ऊर्जा के सूत्र में वेग आता है, आयतन नहीं आता। तो जो चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है उनमें आपको राशियों का मूल अर्थ लेना होता है, जो वास्तव में उसका अर्थ है वही लेना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ आयतन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वास्तव में यहाँ v का अर्थ आयतन नहीं है, यहाँ वेग है। तो जब ऐसी स्थिति हो, पहली बात तो आपको दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, और अगर नहीं दिया जाता है तो जो उसका वास्तविक अर्थ है वो आपको लेना है। वास्तविक अर्थ क्या होगा? वास्तविक अर्थ, जब आप वो इक्वेशन आपने पढ़ी हुई होगी तो आपको उसका वास्तविक अर्थ पता होगा। आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई होगी तो बात अलग। ठीक है, तो अब ये ठीक है। दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये कहां दिक्कत आएगी आपको? एक तो टेस्ट में दिक्कत आएगी, टेस्ट लेंगे वहां पे नहीं दिया तो, और एक दिक्कत आएगी कि हाँ। अर्धवार्षिक और वार्षिक में नहीं दिया तो टेस्ट का पेपर तो मैं बनाऊंगा, तो मैं लिख करके दूंगा कि इस राशि का ये मतलब है। क्लियर है? तो उसका तो कोई संशय है ही यस नहीं। सर। और रही अर्धवार्षिक और वार्षिक की बात, तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तक तो हम सिलेबस कर लेंगे पूरा, तो आपको वैसे ये सूत्र पढ़े हुए मिलेंगे। इसलिए आपको ना तो ये दिक्कत रहेगी कि लिख के दिया है, कि ना ये दिक्कत रहेगी नहीं लिख के दिया है। जब सूत्र हम पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही पता, जैसे हाफ mv² में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि v का मतलब वेग है, क्योंकि ये सूत्र आपने पढ़ लिया है। तो ऐसे ही जब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी तब तक आप ये सूत्र पढ़ चुके होंगे, तो आपको पहले से पता होगा कि यहाँ p का मतलब पावर नहीं है, p का मतलब यहाँ पर क्या है? दाब है। ठीक है, तो 99% तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप चिंता नहीं करें, निश्चिंत रहें, लिखा हुआ मिलेगा। नहीं लिखा हुआ मिलता है तो भी आपके साथ में ऐसी कोई जाति नहीं होगी कि आप उसमें कंफ्यूज रहें। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, मुझे वापस से मैं बताता हूं, गामा पी की मैं निकाल रहा था, तो गामा की कोई विमा नहीं है, पी की विमा है आपके पास में m1l-1 t-2 अपॉन जो घनत्व है उसकी विमा है m1l-3, और इस पूरे की घात है 1/2। सबसे पहले तो मैं इस m1l-3 को ऊपर ले चलता हूं, ऊपर ले गए तो आपके पास में हो जाएगा, देखो m1l-1 t-2, ये तो ऑलरेडी था, और m1 ऊपर आ गया तो घात हो गई माइनस में, माइनस का 1, और l-3 ऊपर आ गया तो इसकी घात हो गई प्लस में, क्योंकि जब भी राशियों को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो जो प्लस का चिन्ह था m के ऊपर नीचे, वो ऊपर जाकर के माइनस हो गया, l के ऊपर जो माइनस का चिन्ह था वो प्लस हो गया। अब जिनके आधार समान है उन घातों को जोड़ दो, तो देखो m और m इन दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0, ये m की पावर 0 हो गई। ठीक है, अब l को देखते हैं, तो l की पावर -1 + 3, दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ गई, -1 में +3 जोड़ेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 2 आ गया, और t की पावर तो -2 पहले से ही है। ठीक है, और इस पूरे की घात कितनी हो गई?
1/2 हो गई। 1/2 बाहर की घात तो अभी चली रही है, उसको तो हमने यूज में लिया ही नहीं है। अब अपन उसको यूज में लेंगे। घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगी, तीनों राशियां आपस में गुणा है, इसलिए जो बाहर घात है इसको क्या करना है, बारी बारी से तीनों से गुणा करना है। तो m की पावर कितनी है, 0। m की पावर 0 है, 0 से हम बाहर जो पावर है 1/2 उसको गुणा करेंगे, तो 0 से 1/2 को गुणा करोगे तो वापस से 0 ही आ जाएगा। फिर l की पावर कितनी है, 2। 2 को बाहर की पावर 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 को 2 से गुणा किया तो आ गया 1। पावर 1/2 होने का मतलब है आधी कर रहे हैं हम पावर को, जो भी राशि है उसकी पावर को आधी कर रहे हैं। तो l की पावर 2 थी, 2 का आधा कर दिया 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे t की पावर बाहर कितनी दी हुई है, अंदर दी हुई है -2 और बाहर है 1/2, तो -2 से 1/2 गुणा हो गया, कितना आ गया, -1 तो आ गया m0 L1 t -1। एक बार और समझ लेते हैं इसको। ये हमने एक बार समझा, एक बार और समझ लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप, गामा p अपॉन d की घात 1/2। सबसे पहले p की, गामा की तो कोई विमा है ही नहीं, p की विमा हमने रख दी m1 L -1 t -2। गामा की विमा क्यों नहीं, क्योंकि एक शुद्ध अनुपात है, शुद्ध अनुपात राशियां विमाहीन होती है। इसके बाद में d की विमा m1 L -3 और इस पूरे की घात हाफ। m1 L -3 को ऊपर लेके गए तो जो घात का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, m के ऊपर +1 था -1 आ जाएगा, l के ऊपर -3 था +3 आ जाएगा। अब आधार समान है जिनकी, उनकी घातों को जोड़ दो, तो m और m दोनों की घात आधार समान है, घातें जोड़ गए, 1 + 1 0 आ गया। ऐसे ही l की घात जुड़ गई, -1 + 3 प्लस का 2 आ गया, और t की पावर -2 ऑलरेडी है, और इस पूरे की पावर हाफ। इस हाफ पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तीनों राशियां m, l और t गुणा में है, इसलिए बाहर की पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप पावर से। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली पावर आपके पास में m की दी हुई है 0, इससे 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से तो किसी को भी गुणा करो 0 ही आता है, तो m की पावर 0 आ गई। फिर उसके बाद में l की पावर दी हुई थी 2, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर की पावर से, 2 से 2 कट गया, आपके पास में आ गया 1। 2 को आधे से गुणा करेंगे तो 1 आता है, तो ये l की पावर 1 हो गई। ऐसे t की पावर -1 हो जाएगी आपके पास में, t की पावर में भी अपन ऐसा करेंगे, -2 को हाफ से गुणा करेंगे। अब देखते हैं, आपके पास में 2 पद थे, पहला पद था आपके पास में v, जिसकी विमा आई आपके पास में L1 t -1 या m0 L1 t -1, एक ही बात है। और जो दूसरा पद है गामा p अपॉन d का अंडर रूट, इसकी जो विमाई है वो भी m0 L1 t -1 है, दोनों की विमाएं समान है, और विमाएं समान है तो हम क्या कहेंगे, ये समीकरण विमेय रूप से सुसंगत है, विमेय रूप से यथार्थ है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। कोई समीकरण है आपके पास में, ये आपने पढ़ा हुआ है समीकरण पहले से, s बराबर ut प्लस हाफ at²। जो समीकरण आपने पहले से पढ़े हुए थे उसमें मैंने इनके अर्थ नहीं लिखे, जो नहीं पढ़े हुए थे केवल उसमें लिख रहा था मैं। ये 9वीं में पढ़ा हुआ है s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो इसमें कितने पद है, 3, s, ut और हाफ at²। s का मतलब विस्थापन होता है, u का मतलब प्रारंभिक वेग है, t का मतलब समय अंतराल है, a का मतलब त्वरण है। अब अपन तीनों की विमाएं निकालते हैं। सबसे पहले s की विमा निकालें, s की विमा, तो s तो विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो दूरी की विमा तो l होती है, L1। अब इसके साथ में m और t नहीं है, तो ये हो गया m0 t0 आ गया, तो ये विस्थापन की विमा हो गई, देखो पहले पद की विमा हो गई। दूसरा पद कौन है, दूसरा पद है ut, दूसरा पद क्या है, ut है, तो ut की विमा क्या होगी, ut की जो विमा है वो होगी आपके पास में u की विमा L1 t -1, ut की विमा निकाल रहा हूं मैं, u की विमा, u यानी वेग है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक हो चाहे अंतिम, विमा सेम ही रहेगी, L1 t -1, ये तो u की विमा हो गई। और t की विमा, तो t की विमा t होती है, t की पावर 1 दी हुई है, तो इसकी पावर भी 1 आ गई आपके पास में। क्या आ गया आपके पास में, L1 की जगह L1, t के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, -1 + 1 कितना हो गया, 0, तो आपके पास में t की पावर 0 आ गई। इसमें m नहीं है तो m आप लगा दो, देख सकते हो। फिर से ut की विमा, u की विमा रख दी L1 t -1 और ये हो गया t1, तो क्या आ गया आपके पास में, L1 t -1
t+1, दोनों की पावर जुड़ गई तो आपके पास में कितना आ गया, L1 की जगह L1 और t की जगह आ गया -1 + 1, पावर जुड़ गई तो 0 हो गई। अब इसको एक साथ लिखना चाहो तो ये हो जाएगा m0 L1 t0। यहां तक समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? आया यस सर। सर आगे। आगे बढ़े आ हम, गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, हाफ AT² की विमा लिखते हैं। तो हाफ AT², इसमें हाफ की तो कोई विमा है ही नहीं, ए है त्वरण, त्वरण की विमा होती है L1 t-2, ठीक है, और दूसरा है समय t, t की विमा हो गई t1, ठीक है, और इसका स्क्वायर लेना है आपको, t की विमा तो हो गई t1 और इसका स्क्वायर लेना है तो ये बाहर 2 लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखो L1 की जगह L1 t-2 की जगह t-2, ये तो हो गया आपके पास में पहले ब्रैकेट की चीज। दूसरे ब्रैकेट में देखोगे तो अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, पावर से पावर गुणा हो जाएगी, 1 से 2 गुणा हो गया तो हो गया t का स्क्वायर। अब वही पहले की तरह कि दोनों का आधार समान है t, घातें जुड़ जाएंगी, L1 की जगह L1 है और t की पावर -2 और +2 जुड़ करके कितने हो गए, t की पावर 0। अब इसमें m नहीं है तो m अपन ने लगा दिया, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार और, हाफ AT² में a की विमा L1 t-2 और t की विमा t होती है, इसका स्क्वायर है इसलिए इसकी पावर हो गई t2। इसको बाहर भी लिख सकते हो अंदर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, जो मूल भौतिक राशि होती है उनकी विमा डायरेक्ट लिखी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो t और t दोनों आधार समान है तो दोनों के हाथ -2 और +2 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, तो आपके पास में हो जाएगा L1 t की पावर 0। अब इसमें ये थोड़ा सा मिट गया है गलती से, तो ये जो आपके पास में है ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर 0, इसमें लास्ट में t की पावर 0 मिट गया है थोड़ा सा। तो आपके पास में जो 3 पद थे, कौन कौन से 3 पद थे? पहला पद था हमारे पास में, पहला पद हमारे पास में था s की विमा m0 L0 t m0 L1 t0, दूसरा पद था ut की विमा m0 L1 t0 और तीसरा पद था हाफ AT², इसकी विमा भी m0 L1 t0। तीनों पदों की विमाएं बराबर आ गई। एक समीकरण में उपस्थित सभी पदों की विमाएं बराबर हो तो हम कहते हैं विमेय समीकरण विमेय रूप से सुसंगत है। तो ये समीकरण विमेय रूप से सुसंगत है। हाँ बोलो बेटा। सर मैं कह रहा जैसे अगर इसके अंदर है ना तीनों की जगह अगर 2 सही आ जाती है और एक थोड़ी गलत आ जाती है तो फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको? तो विमेय समीकरण, ये समीकरण विमेय रूप से सुसंगत नहीं होती या असंतुलित होती। ठीक है। ठीक है। अब देखो एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो लिखा हुआ है ये समीकरण हमने सॉल्व की थी, हाफ mv² प्लस mgh, ठीक है। अब सोचो 1 मिनट के लिए कि हाफ mv² की जगह लिखा होता है 1/4 mv² बराबर mgh, ठीक है। अगर सोचो ये होता तो mgh की विमा तो वो की वही आती जो पहले आ रही थी, 1/4 mv² की विमा अपन अलग से निकाल लेते हैं, 1/4 स्क्वायर 1/4 mv² की विमा निकाल लेते हैं, 1/4 mv²। तो 1/4 की तो कोई विमा है ही नहीं, m की विमा m1 और v की विमा L1 t-1 का स्क्वायर, अंदर कर दिया मल्टीप्लाई तो ये हो गया m1 L 1 × 2 2 और t की पावर -2, ठीक है। अब देखो मैं अगर कहूं कि 1/2 mv² की विमा निकालो या मैं कहूं कि 1/4 mv² की विमा निकालो तो क्या ये अलग अलग आएंगे बराबर आएंगे? बराबर आएंगे सर। बराबर आएंगे सर। बराबर है। बिल्कुल सभी ने सही कहा, संस्कार ने, संदीप ने, सिद्धार्थ ने और भी बाकी बच्चों ने, सभी ने जिनके नाम में पढ़ पाया उन सभी ने सही कहा एकदम कि 1/2 और 1/4 की विमा, 1/2 mv² 1/4 mv² की विमा बराबर आएगी, क्योंकि 1/2 और 1/4 दोनों की खुद की कोई विमा है ही नहीं, इसलिए इनकी जगह कुछ भी बदलते जाओ आप, 6 भी रख दोगे, 6 mv² भी लिख दोगे तो भी ये विमा बराबर ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 mv² बराबर mgh हम लिख रहे हैं,
तो समीकरण में लेफ्ट साइड की विमा और राइट साइड की विमा बराबर आ रही है। और जब आप 1/4 mv स्क्वायर बराबर mgh लिखोगे तो भी लेफ्ट साइड की विमा और राइट साइड की विमा बराबर आएगी। ठीक है, यानी कि पहली समीकरण भी विमीय रूप से सुसंगत है और दूसरी समीकरण भी विमीय रूप से सुसंगत है। भाई विमाएं बराबर आ रही है तो विमीय रूप से सुसंगत हो गई। पर क्या दोनों समीकरण ने, अगर हम सत्यता की जांच करें कि सही है कि नहीं है, संतुलन की या सुसंगतता की नहीं, सही और सुसंगतता में क्या अंतर है भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या ये दोनों समीकरणें सही हो सकती है? हम कहेंगे नहीं हो डेफिनेटली नहीं हो सकती। एक ही होगी हाँ, समीकरण, सही या तो mgh का मान 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा और या 1/4। यानी अगर पहला समीकरण सही है तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा सही है तो पहला गलत होगा। पर विमेय रूप से तो हमने देखा कि दोनों तरफ की विमाएं बराबर आ रही। अब मैं जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगर कोई समीकरण सही है, नंबर एक बात, यदि कोई समीकरण सही है, बहुत काम आएगी आपके, आप नीट के जेई के एग्जाम दोगे, पीएमटी पीईटी के एग्जाम दोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम दोगे, चाहे कोई से भी एग्जाम दोगे, उसमें अगर कोई क्वेश्चन फिजिक्स का आया तो उसको सॉल्व करने का एक ये तरीका भी है। आपको कोई सूत्र पता ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है, तो जांचने का तरीका बता रहा हूं कि ये सही है कि गलत है, इससे आपकी हेल्प मिलेगी। अगर कोई समीकरण सही है तो गारंटी से इसके सभी पदों की विमाएं बराबर होंगी। यानी समीकरण सही है तो विमाओं के बराबर होने की आप गारंटी ले सकते हो, नंबर एक बात। लेकिन इसका उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि विमाएं बराबर हैं तो समीकरण के सही होने की गारंटी हम नहीं ले सकते। देखा हमने अभी थोड़ी देर पहले कि पहले वाला जो समीकरण हमने लिखा हुआ था 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh, इसमें भी विमाएं बराबर आ रही थी, और 1/4 mv स्क्वायर बराबर mgh, इसमें भी विमाएं बराबर आ रही हैं। अगर विमाओं के बराबर होने से समीकरण सही होते तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण सही होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। फिर से सुन लें, अगर समीकरण सही है तो विमाएं बराबर होंगी, गारंटी है। पर विमाएं बराबर होंगी तो समीकरण सही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। यानी हम एक तरफा गारंटी ले सकते हैं, दूसरी तरफ की रिवर्स गारंटी नहीं ले सकते। एक तरफा गारंटी ले सकते हैं, दूसरी तरफ की रिवर्स गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जिसको मैं बी व्यक्ति को रुपए देने के लिए भेजता हूं, और मैं कहता हूं कि भाई ए अगर बी के पास आया तो बी को रुपए देगा, मेरी गारंटी है। ए अगर बी के पास आया तो बी को रुपए देके जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन बी को अगर रुपए मिले हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ए उसके पास आया होगा, ए ने किसी और के साथ भिजवा दिए होंगे। यानी आने पर रुपए देने की गारंटी है, पर रुपए दिए हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आया ही होगा। यानी एक तरफ से सही हो गया, दूसरी तरफ से सही नहीं हुआ। तो फिर से सुन लें कि समीकरण सही है तो गारंटेड विमाएं बराबर होंगी, लेकिन विमाएं बराबर हैं तो ये गारंटी नहीं है कि समीकरण सही होगी या गलत होगी। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सही समीकरण है, विमाएं बराबर होंगी, विमाएं बराबर है, समीकरण के सही होने की कोई गारंटी नहीं। और तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर किसी समीकरण में ए दिए गए एक पद की विमा और दूसरे पद की विमा, यानी सभी पदों की विमाएं बराबर नहीं है, किसी भी एक पद की विमा अलग है, विमेय समीकरण सुसंगत नहीं है, संतुलन में नहीं है, तो गारंटी से समीकरण गलत होगी। देखो, समीकरण सही है, विमाओं के बराबर होने की गारंटी है। विमाएं बराबर है, समीकरण के सही होने की गारंटी नहीं है। लेकिन विमाएं अगर बराबर नहीं है तो समीकरण के गलत होने की गारंटी है। अब एक उदाहरण मैं ले रहा हूं कि ये कैसे काम आता है। मैं अपना उदाहरण ले रहा हूं। मैंने एक परीक्षा दी थी
उसमें एक सूत्र था, मैं सूत्र तो भूल गया हूं फिलहाल के लिए, लेकिन मैं कोई ऐसे अनाप शनाप सूत्र लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया, मान लीजिए v बराबर अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन डी। तो सूत्र ये था कि ध्वनि का वेग का सही सूत्र पहचानिए। तो उसमें ऑप्शन थे, ध्वनि के वेग के सही सूत्र की पहचान करनी थी हमें, ऑप्शन थे। जैसे मान लीजिए ये मैंने उदाहरण ऐसे ही ले रहा हूं, उस समय उदाहरण कोई और था, अभी मैं कोई और ले रहा हूं, पर कैसे जांच करते हैं इसका फायदा क्या होता है बता रहा हूं। तो पहला ऑप्शन था अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डी। दूसरा जो उदाहरण था वो था अंडर रूट ऑफ गामा पी। तीसरा जो उदाहरण था वो था अंडर रूट ऑफ गामा अपॉन डी। और चौथा जो उदाहरण है वो मान लीजिए वो है गामा पी अपॉन डी। अब अगर आप इसकी विमाएं निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन डी की विमा तो वेग के बराबर आ जाएगी, लेकिन गामा पी अपॉन डी, अंडर रूट गामा पी और अंडर रूट गामा डी की विमा बराबर नहीं आएगी। और जिनकी विमाएं बराबर नहीं होती वो समीकरण गारंटी से गलत होते हैं। तो ये समीकरण गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो बचा हुआ कौन हो गया? डेफिनेटली ये सही होगा। पर सोचो कि इस समीकरण की पहले पद की और चौथे की दोनों की विमाएं बराबर आ जाती, तब हम कहते हैं कि पहला भी सही हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। विमाएं बराबर हैं तो समीकरण के सही होने की गारंटी नहीं ले सकते। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, 50-50% चांस है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। समीकरण सही है, विमाएं बराबर होने की गारंटी है। विमाएं बराबर है, समीकरण सही होने की गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और अगर विमाएं बराबर नहीं है तो समीकरण डेफिनेटली गलत होगी ही होगी। आप आंख मीच के कह सकते हो कि समीकरण गलत है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, यदि समीकरण सही है आप ये गारंटी दे सकते हो कि दोनों और की विमाएं बराबर होंगी। यदि विमाएं बराबर है आप ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि समीकरण सही होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों की या सभी पक्षों की विमाएं बराबर नहीं है, समीकरण विमेय संतुलन में नहीं है, विमेय रूप से असंतुलित है, विमेय रूप से सुसंगत नहीं है, असंगत है, तो हम